नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस विषय पे बोलने जा रहा हूँ, ये विषय कई बार बार लोगों के सामने आता है। हर एक 5 या 10 साल के बाद ये विषय लोगों के सामने आता है, लोग उसे देखते हैं और फिर समय के साथ उसको भूल जाते हैं। और वो विषय है स्टॉक मार्केट में होने वाले फ्रॉड्स, उसके बारे में। तो इन फ्रॉड्स की वजह से स्टॉक मार्केट बदनाम होता है। तो इसमें क्या सिर्फ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ही जिम्मेदार है? तो क्या इसमें सिर्फ कुछ जो लोग हैं जो ये फ्रॉड कर रहे हैं वही जिम्मेदार हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि समय समय पे गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो रूल्स एंड रेगुलेशन लाना चाहिए, जैसे जैसी ज़रूरत होती है वो वैसे वैसे लाता है, ये तो हमको मानना पड़ेगा। अच्छा, जो कोई जो स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट का काम कर रहे हैं, दूसरों के लिए इन्वेस्टमेंट का काम कर रहे हैं, वो सारे फ्रॉड है क्या? तो मुझे ऐसा लगता है ये बोलना ज़्यादती होगी स्टॉक मार्केट के काम करने वाले लोगों के खिलाफ। पर ये हो तो रहा है, और इसका फिलहाल में एक बड़ा उदाहरण सबके सामने आया है। शायद मुझे ऐसा लगता है सभी लोगों ने इसके बारे में सुना भी है। टीवी में भी आया था, न्यूज़पेपर में आया था, और वो था पॉन्जी स्कीम चलाई गई। एक मुंबई का सीए था जिसका नाम था अंबर दलाल करके ये बंदा था। ये सीए है, ये कोई आम इंसान नहीं है, ये सीए है। इतने बड़े हाई एजुकेटेड पर्सन ने ये काम किया है। तो समाज में फिर एक भावना आती है कि हम विश्वास रखें तो किस पे रखें? अगर सीए जैसे लोग, फाइनेंशियल सेक्टर की जो टॉप मोस्ट लेवल बॉडी का व्यक्ति है, वो अगर ऐसा कर रहा है तो विश्वास किस पे रखा जाए? तो मुझे ऐसा लगता है विश्वास अगर आपको किसी को रखना है, स्टॉक मार्केट का जब विषय आता है तो मैं आपको बताऊंगा विषय आपको भरोसा अगर किसी पे रखना है तो सेबी पे रखना है। और सेबी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको आप अगर फॉलो करोगे तो आप कभी भी धोखा नहीं खाओगे। इसकी तो मैं आपको मोटा मोटा गारंटी दे सकता हूँ। सेबी के रूल्स फॉलो करो। सेबी क्या बताती है कि आप किसी को भी कैश में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा हैंड ओवर मत करो। किसी को भी एक सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट के द्वारा अगर कोई स्कीम चला रहा है स्टॉक मार्केट में तो उस पर भरोसा न रखें, और आपका सारा पैसा आप डीमैट में पार्क करें। डीमैट में पार्क करें, ना ही कि किसी एक व्यक्ति को काम करने को दिया जाए। पर ऐसा होता है क्या? बहुत से बार ऐसा देखा गया है कि इन नियमों का उल्लंघन होता है और फिर जनता की जो गाड़ी कमाई रहती है जीवन भर की, उसके साथ चूना लग जाता है। उससे फ्रॉड होता है, वो संपत्ति का हनन होता है। तो कई लोगों की जीवन भर की पूंजी रहती है, वो चली जाती है, और बहुत सी संकट है। और जीवन का संकट, आगे जीवन कैसे चलेगा इसका संकट सामने आता है। और ऐसा यहाँ पे आया है। ये अंबर दलाल जो है, मैं अभी जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये बंदे ने 20 साल से ये काम कर रहा था, इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम कर रहा था। मगर ये बंदे की काम करने की स्टाइल ऐसी थी, ये कोई डीमैट में आपके अकाउंट में पैसा नहीं लेता था, और वो स्टॉक बाई नहीं करता था, वो कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करता था, और लोगों को बोलता था कि मैं कमोडिटी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और कमोडिटी इन्वेस्टमेंट के जरिए मैं आपको 2% रिटर्न दूंगा। पहले उसने उसकी बिल्डिंग से शुरुआत की। तो उससे जब बिल्डिंग में शुरुआत की तो उससे पहले सबसे शुरुआत उसने बाजू वाले से की।
बाजू वाले से, फिर फ्लोर के जो बंदे हैं वो, फिर विंग के बंदे हैं वो विंग में जो इन्वेस्टमेंट करने वाला था उसमें एक बॉलीवुड का फेमस एक्टर अन्नू कपूर जी थे। अब सोचिए कि अन्नू कपूर जैसे बड़े व्यक्ति के साथ ऐसे हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सोचने की बात है कि हम हमारी जीवन भर की गाड़ी कमाई हम किसको दे रहे हैं और क्या हम सेबी के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो सेबी का जो ये रूल है तो लोगों ने फॉलो नहीं किया, आज उसको चूना लग गया है और इसको पॉन्जी स्कीम बोलता है। अभी पॉन्जी स्कीम मतलब क्या है कि अमेरिका में एक एल्बर्ट पॉन्जी करके नाम का एक बंदा था, उसके दिमाग में सबसे पहले ये आइडिया आया था, सबसे पहला आइडिया उसके पास आया था। तो उसने क्या किया था, एक बंदे से सर्टेन अमाउंट लिया, फिर उसको सम ऑफ रिटर्न देना स्टार्ट कर दिया। वो रिटर्न देने के लिए उसने उस बंदे को बोला कि तुम और 2 बंदों को लेके आओ जो इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो लोग भी इसका इसका प्रॉफिट ले सकेंगे। तो वो 2 बंदे आए, तो वो 2 बंदों के पैसों से उसने पहले वाले बंदे को इंटरेस्ट देना चालू किया। फिर वो 2 बंदों ने के साथ और बंदे आए, ऐसे करते 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 जुड़ते गए, लोग जुड़ते गए, उसका तो कारोबार बनता गया, पर जो इन्वेस्टमेंट जिन्होंने किया था उनकी नैया डूब गई। क्योंकि एक मोमेंट ऐसा आया कि जो लास्ट में जिसने इन्वेस्टमेंट किया या बीच के पीरियड के बाद जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था उनकी सारी पूंजी डूब गई और कुछ लोग जो थे पहले स्टेज में आए थे उनके जो ब्याज के स्वरूप में उनके पैसे आ गए, कवर हो गए थे। हालांकि उनकी भी बेस कैपिटल चला गया, पर जो रिटर्न आया था हाई रिटर्न था, उसकी वजह से वो बच गए। अभी अंबर दलाल जो है वो 2% रिटर्न देता था। और एक बता दूँ, ये बंदे को अपने हमारी जो गवर्नमेंट की जो संस्था है वो बड़ी फास्ट काम करते हैं, उसको उत्तर भारत में से कवर किया है और अभी उसको कुछ जुडिशियल कस्टडी जो कुछ मुझे बहुत उसके बारे में वर्ड्स मालूम नहीं, पर उसको जेल हो गई है। अब वो उस पर कुछ चालू है प्रोसेस का, पर अभी सिर्फ 380 करोड़ ही जमा हो पाए और जबकि उसने जो पूंजी जमा की है वो 2 लाख से लेके 50 करोड़ तक की पूंजी है और टोटल अमाउंट 1000 करोड़ रुपये है। यानी आप सोच समझते हो कि कितना बड़ा ये झोल झपाटा हुआ है और कितने इन्वेस्टर्स की गाड़ी कमाई को इन्होंने हनन किया है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उससे पैसा रिकवर हो और सीनियर सिटीजन को वो मिले और उनका आगे का जीवन व्यापन आराम से हो, ऐसे में भगवान से प्रार्थना करता हूँ। अब फिलहाल तो हम यहाँ से यही कर सकते हैं। अब बात ऐसी है कि लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया तो उसने 2% तो कमाया ही होगा। तो मैं आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट में रिटर्न जो होता है वो सिर्फ स्टॉक से होता है, सिर्फ स्टॉक से होता है, प्योर स्टॉक जैसे टाटा स्टील, रिलायंस, HDFC। कमोडिटीज़ में किसी भी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। ये 100% गैम्बलिंग है, ये 100% गैम्बलिंग है। जिस तरह से स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस किए जाते हैं और आज की ज़माने की जो पीढ़ी जो ऑप्शंस कर रही है मैं क्लियरली बता देता हूँ, आपको जो करना है करो, आपको जो पैटर्न देखना है देखो, आपको जो चार्ट देखना है देखो। आप ऑप्शंस में पैसा गमाओगे, या तो आप बाइंग में हो तो भी पैसा गमाओगे और या तो आप सेलर हो तो एक दिन आपके घर का पैसा गमाओगे, तिजोरी गमाओगे। यानी एक कहावत है कि ऑप्शन बायर जो होता है वो अपनी जेब खाली करता है और ऑप्शन सेलर जो होता है वो अपनी तिजोरी खाली करता है। तो लोग बोलेंगे कि भाई ऑप्शन में फिर कमाता कौन है? तो ऑप्शन में 2 बंदे कमाते हैं और वो 2 बंदे हैं, एक तो है ब्रोकर और दूसरा गवर्नमेंट। क्योंकि आपको एक बता दूं कि ऑप्शन का आप एक बाय ट्रेड लोगे तो 50 रुपया चार्ज लगता है और GST पकड़ के 60 रुपया हो जाता है। आप एक ट्रेड के पीछे 60 रुपये दे रहे हो, कोई लोग 10-10 ट्रेड करते हैं, तो एक बंदा दिन को 600 रुपया दे रहा है, उसमें का ब्रोकर कमा रहा है और गवर्नमेंट कमा रहा है, और गवर्नमेंट ब्रोकर के प्रॉफिट पे कमा रहा है, और गवर्नमेंट जो ऑप्शन जिसको एक दिन
गैम्बलिंग का सट्टा लग जाता है उसके प्रॉफिट पे 30% कमा रहा है, और जो बंदा गंवा रहा है उसको इंट्राडे में लॉस होता है तो उसका जो अपना टैक्स का जो कैलकुलेशन होता है उसमें रिकवर करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि जो बंदा 100 रुपये कमा रहा है तो उस पर वो 30 रुपये गवर्नमेंट को दे रहा है, प्लस वो 60 रुपया यानी अराउंड 10 से 15% वो ब्रोकरेज और जीएसटी के रूप में दे रहा है। यानी कोई भी बंदा अगर सक्सेस भी हो रहा है तो जब 100 रुपये कमाता है तो 50 रुपये तो टैक्स ही दे रहा है, और जब वो कमाता है वो तब तो पूरी तरह पैसा कमा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ऑप्शन में कोई पैसा नहीं कमाता है। ऑप्शंस ये गैम्बलिंग है, इसमें कोई पैसा नहीं कमाएगा, कभी कोई पैसा नहीं कमाएगा। पर ठीक है, जिनको करना है करें, उनको मेरे हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बार बार जब मैं अपना समय व्यस्त करता हूँ तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि ऑप्शन के बारे में लोगों को असलियत जान पड़े। ठीक है, यहाँ पे कोई मैं ज़्यादा एजुकेशन दूंगा तो लोग नाराज़ भी हो जाएंगे। ठीक है, आप कर सकते हो। दूसरा बात, कमोडिटीज़ में भी ये पूरी तरह सेम है, ये गैम्बलिंग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पर स्टॉक मार्केट फिर काम कैसा करता है? फिर लोग बोलते हैं अरे तो क्या फिर स्टॉक मार्केट ही पूरा गैम्बलिंग है? तो मुझे ऐसे बहुत सारे लोग बोलते अरे स्टॉक मार्केट तो गैम्बलिंग है। तो मैं उनको बता दूं कि स्टॉक मार्केट का जो रिटर्न का जो पैमाना है उसके कुछ क्राइटेरियाज है। अगर स्टॉक मार्केट का गए पिछले 40 साल में अगर आप मोटा मोटा पकड़े रिटर्न, तो वो मोटा मोटा रिटर्न है 17 से 18% है, उससे ज़्यादा होता नहीं। उससे ज़्यादा जब हो जाता है, जिस साल में होता है, उसका जो ऊपर का जो अमाउंट रिटर्न ऑफ अमाउंट रहता है वो अगले साल या उसके अगले साल या उसके अगले साल वो कहीं ना कहीं कॉम्पेंसेट होता है। ये यही हुआ था 2008 में, क्योंकि 2003 से 2007 में 4 सालों में मार्केट 300-400 गुना बढ़ गया था। तो जाहिर सी बात है वो जो स्टॉक्स थे उनकी जो बेस्ट प्राइस थी उनसे कई गुना ऊपर हो गए थे, और उसको एडजस्ट होना था, वो 2008 में एडजस्ट हो गया। और लोग बोल रहे थे कि क्रैश हुआ, नहीं, वो उसके रियल वैल्यूएशन पे वो आके खड़े हो गए थे। या फिर हमसे कहते हैं कि रियल वैल्यूएशन को स्टॉक मार्केट कभी भी ऊपर नीचे का जो इक्विलिब्रियम पकड़ता है तो उसके वैल्यूएशन से 30% भी नीचे आ गए थे, और फिर वो रिकवर गए और फिर वो ऊपर चले गए। तो स्टॉक मार्केट का जो रिटर्न का पॉलिसी है मैं आपको मोटा मोटा समझाता हूँ। तो स्टॉक मार्केट में जो रिटर्न आता है, तो जो रुपये का इन्फ्लेशन रहता है, तो रुपये का इन्फ्लेशन समथिंग अराउंड 7% है अपने। जिसे समझो गए साल 100 रुपया था, उसका 7% इन्फ्लेशन होता है, तो रुपया 107 रुपया होता है, पर उसका वैल्यू 100 होता है, तो 7% उसका इन्फ्लेशन होता है। तो वो 7%, फिर कंपनीज ये 6% पकड़ो, मोटा मोटा 7 नहीं 6% पकड़ो इन्फ्लेशन। फिर उसके बाद कंपनीज डिविडेंड डिक्लेयर करती है, उसका जो प्रॉफिट आता है उस पर डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो वो 6% आता है। तब मिलके शेयर्स का जो वैल्यूएशन है, जो रिटर्न आता है, वो 11 से 11% तक जाता है। फिर उसके बाद उसमें आ जाता है शेयर बोनस। कंपनी बोनस के स्वरूप में शेयर देती है, तो शेयर्स की संख्या आपकी बढ़ती है, जबकि वही प्राइस पे आपकी शेयर्स की संख्या बढ़ती है, पर डिविडेंड आपको जमा होता है। तो समझो गए साल आपके पास एक शेयर था, एक पे एक बोनस मिला तो आपका 2 हो गया, पर डिविडेंड जो मिला वो गए साल के बेस प्राइस 100 रुपये पे आपको 200 रुपये के वैल्यूएशन पे डिविडेंड मिला। तो वो उसमें बाकायदा जब आप इन्वेस्टर रहते तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को शेयर बोनस के बेनिफिट एट द इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड वो मिलता है, तो वो उसमें ऐड हो जाता है। फिर उसके बाद शेयर स्प्लिट होता है, समझो 1000 का शेयर है वो स्प्लिट हो जाता है, वो 100 रुपये होता है। फिर वो जब बढ़ता है तो उसका वैल्यूएशन और उसका डिविडेंड, समझो एक शेयर है 1 × 10 हो गया तो 10 होता है, फिर उसमें डिविडेंड आता है तो उसका वो बेनिफिट रहता है वो। और उसके बाद कंपनीज जो रहती है वो टैक्स, उनका जब प्रॉफिट एक लिमिट से सर्टन से ऊपर चला जाता है तब वो सोचती है कि मेरे पास अगर कैश फ्लो पड़ा है तो वो कहाँ यूटिलाइज करो, तो वो क्या करता है कि शेयर्स को परचेस कर लेते हैं, तो उसकी वजह से शेयर्स का वैल्यूएशन बढ़ जाता है।
वो शेयर्स का वैल्यूएशन बढ़ जाता है, मार्केट में फ्लोट कम होता है और वो ज़्यादा डिविडेंड देते हैं, तो वो एक डिविडेंड का रेशियो बढ़ता है, तो वो 5 से 6% ऐसा मिल के एक स्टॉक पे जो रिटर्न जो रहता है, मोटा मोटा एवरेज रिटर्न 18%, जितना मेरी समझ है 18% पे वो जाता है। तो कोई बोलता है कि स्टॉक मार्केट में रिटर्न की क्या एवरेज है, तो मैं बताऊंगा 16 से 18% की है। उसके ऊपर जब भी मार्केट जाए वो एडजस्ट होना है, कहीं ना कहीं एडजस्ट होना है। अभी जो फिलहाल रैली दिख रही है वो कहीं ना कहीं एडजस्ट होने वाली है, पर वो कब होने वाली है वो शायद मुझे ऐसा लगता है अब मैं बताऊंगा तो वो थोड़ा स्पेकुलेशन हो जाएगा, तो लेट इट। तो मैं कभी बीच के पीरियड में बताऊंगा कब होने वाला है, वो बात की बात है। पर ये सारा बताने के लिए मुझे ये फिर से वही बोलना था कि शेयर मार्केट जो है उसका काम करने का एक साइंटिफिक तरीका है। स्टॉक्स जो बढ़ते हैं तो उसके पीछे उसका कुछ रीज़न होता है, उसका जो रिटर्न होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ही मिलता है, और उसका रिटर्न कितना होता है जो मैंने अभी के बीच के पीरियड में अभी ये स्टोरी में बताया वो उतना होता है। और ये अंबर दलाल हर किसी को 2% रिटर्न दे रहा था, यानी वो करीबन 8% जो शेयर मार्केट है उससे ज़्यादा दे रहा था। और कमोडिटी में तो कोई रिटर्न होता ही नहीं, डिविडेंड कोई होता ही नहीं, कोई शेयर स्प्लिट होता ही नहीं, तो पूरी तरह गैम्बलिंग था। फिर भी लोग उसको पैसे दे रहे थे क्योंकि वो 2% रिटर्न वो दे रहा था। तो आज उनकी गाड़ी कमाई जो गई है तो बहुत जल्द से जल्दी रिकवर हो ऐसी अपेक्षा करता हूँ। और ये जो मैं कंक्लूजन लेने जा रहा हूँ ये जो स्टोरी का, तो वो ये है कि आप किसी के पास भी इन्वेस्टमेंट करें तो सेबी रजिस्टर एनालिस्ट के पास ही करें, और आपका खाता डीमैट में पार्क हो रहा है ना, इसकी आप पूरी जानकारी और ध्यान रखें। और शेयर मार्केट कभी भी एक लिमिट से ज़्यादा रिटर्न अगर दे रहा है, कोई बात कर रहा है, तो उसके बारे में शंका उपस्थित करें, और आपकी शंका को पूरी तरह से जब तक निरस्त न हो आप इन्वेस्टमेंट न करें। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के एक हेतु अनुसार ये वीडियो मैंने दिया है। तो आज मैं यहाँ पे वीडियो ख़त्म जो एंड कर रहा हूँ, तो यही बता रहा हूँ कि आप ऐसी पॉन्जी स्कीम, इन्वेस्टमेंट की पॉन्जी स्कीम जो फिक्स रिटर्न दे रही है उससे बचें, और सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करें। यही में और इसमें ही सबकी भलाई है। बाय।